77 में आप आईएएस बने और बहुत सारे मुकाम आपने हासिल किए, देश दुनिया में नाम किया। अपने बारे में कुछ बताएं, उन दिनों के बारे में, और उस समय जब आप विश्व बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर थे या फिर वित्त मंत्रालय में काम करते थे, तो अपने अनुभव को कुछ साझा कीजिए। विश्व बैंक में जब था तो वो दुनिया अलग थी। आप बड़े बड़े मुद्दों पे ध्यान देते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कराते थे। जिस दुनिया के मुल्कों में हम काम करते थे वहाँ के औला अधिकारियों से बात होती थी। चंपारण की शोहरत तो सारे दुनिया में पहले से ही है, हम जैसे लोगों से थोड़ी चंपारण की शोहरत बनी। हम लोग का पहले नारा था सिर्फ तालीम, फिर तालीम से जोड़ा हमने तिजारत, पर देखा कि तालीम और तिजारत दोनों में काम करने के लिए हमें सियासत में जाना ज़रूरी है, और इसी सोच से हम लोग सियासत में आए। कौन ज़्यादा टफ लग रहा है, पॉलिटिकल जिम्मेदारी या फिर जो आपने अभी तक जो इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं वो? मैं तो समझता हूँ राजनीति सबसे ज़्यादा टफ है। हमने देखा कि इन पार्टियों में भी तथाकथित सेकुलर बातें तो बहुत सारी होती हैं। आसान नहीं है नई पार्टी के लिए, पर मेहनत करना हम लोगों का कर्तव्य है। गांव में जाके किसी को समझाना कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है, ये आसान नहीं है। नीतीश गवर्नमेंट के आप जो है एक अंग रहे हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी की सरकार में वित्त मंत्रालय जब उनके अधीन था, मनमोहन जी के, उसमें आप निदेशक थे। तो कहीं ना कहीं आपको इन लोगों के खिलाफ ही जो है अपना जो पॉलिटिकल स्टैंड है उसको रखना है। वो सोच में कभी आरएसएस या बीजेपी जैसे विभाजनकारी सोच से नहीं जुड़े हुए थे, पर आज उन्हीं के साथ ये बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे उनका समर्थन कर सकता हूँ। थोड़ा सा बदली हुई राजनीति है। आप इस पार्टी के संस्थापक हैं और मुस्लिम हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम चेहरों की जो एक्सेप्टेंस है वो उस तरह से रहेगा? तथाकथित सेकुलर पार्टियां भी अपने साथ आपको लेके घूमना पसंद नहीं करती हैं कि लोग दूसरे नाराज़ हो जाएंगे। इस बहकावे में आए हैं कि कोई भी खड़ा होकर झंडा हिलाता है कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, तो भेड़िया जैसे जहां ये कहते हैं हम जाके वोट दे देते हैं। और ये हराने वाली बात हम लोग को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप मुसलमान वर्ग जो है भाजपा को हराते हराते खुद हार गया। आप हारने की बात मत कहिए, आप जीतने की बात कीजिए। नेहरू ने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ज़मीनी हकीकत की डिस्कवरी हमारी डीएम रहते या एसडीओ रहते हुए ही हमने देखा। नमस्कार, इस टीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात, और ख़ास मुलाकात में आज हम बात करने जा रहे हैं चंपारण के एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी प्रतिभा की बदौलत पूरे चंपारण का नाम रोशन किया है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं 77 बैच के आईएएस, विश्व बैंक के पूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व निदेशक और जनसंघर्ष दल के संस्थापक एवं पश्चिमी चंपारण के लौरिया निवासी गुलरेज होदा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस टीवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बात करने के लिए, बुलाने की। सर, आपके नाम से इतने सारे जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। आप विश्व बैंक में भी काम किया है आपने 23 सालों तक। इसके अलावा आप जो हैं 77 बैच के आईएएस रहे हैं, वित्त मंत्रालय के निदेशक रहे हैं। आप चंपारण के हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जो है चंपारण के होते हुए इस मुकाम तक जो है अपने सफलता का परचम लहराए। इससे पूरे चंपारण वासियों को गर्व। बहुत बहुत शुक्रिया। पर चंपारण भी तो बहुत ऐतिहासिक जगह है, और चंपारण की शोहरत तो सारे दुनिया में पहले से ही है, हम जैसे लोगों से थोड़ी चंपारण की शोहरत बनी। सर, आईएएस इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद आप सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये तो बातें समझ में आती है, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र में आना, ये थोड़ा सा जो है बताएं इसके बारे में, इसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, ये
सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। मैं तो राजनीति से बहुत दूर रहता था, पर और शिक्षा में काम करने के लिए मैं चंपारण लौटा था, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। पर ये काम करने के दौरान मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया कि जब तक कोई आपके पास कोई ताकत नहीं हो तो आप जितना काम करना चाहते हैं उतना काम नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात, जिस पैमाने पे इन सब काम को करने की ज़रूरत है उतने बड़े पैमाने पे आप नहीं कर सकते। आपने कहा मैं लड़कियों की स्कूल चलाता हूँ, सही बात है, 2 खुल चुके हैं। मैं 5 स्कूल बना दूंगा, 10 स्कूल बना दूंगा, 500 स्कूल तो नहीं बनाऊंगा। उसके लिए सरकार में जाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ साथ हम लोगों ने बेरोज़गारी के मसलों से पे भी काम किया, लोगों को नौकरियां दिलाने की या व्यवसाय में आगे लगने के लिए। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा कि सरकार के साथ इतना जुड़ा हुआ है ये काम कि बिना एक प्रशासनिक शक्ति, एक सियासी शक्ति के बगैर वो काम नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए जब हम लोग का पहले नारा था सिर्फ तालीम, फिर तालीम से जोड़ा हमने तिजारत, पर देखा कि तालीम और तिजारत दोनों में काम करने के लिए हमें सियासत में जाना ज़रूरी है, और इसी सोच से हम लोग सियासत में आए। एक अलग पार्टी बनाने की क्या वजह है? इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप किसी पार्टी का हिस्सा बन करके आप जो है इन चीज़ों को अंजाम दे सकते थे, और इसके बारे में काफ़ी सोचा भी हम लोगों ने कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। पर यहाँ 2 ध्रुव हैं, एक एनडीए के तरफ है जिसमें भाजपा है, और विचारधारा की अगर बात करें तो जो भाजपा की जो विचारधारा है वो मैं नहीं समझता कि हमारे मिली जुली सरकार समाज के लिए, और जिस इलाके से हम लोग आते हैं चंपारण में, वैसे विचारधारा से मैं जुड़ सकता था। दूसरे तरफ जो गठबंधन है उसमें 2 मुख्य पार्टियां हैं, एक है कांग्रेस है और एक है राजद। तो हमने देखा कि इन पार्टियों में भी तथाकथित सेकुलर बातें तो बहुत सारी होती हैं, पर उनसे जो लाभ मिलता है या जो फ़ायदा आता है एक बहुत ही संकीर्ण या तंग या छोटे लोगों को मिलता है, मतलब एक जाति विशेष को मिलता है। जहाँ तक बात आई कांग्रेस पार्टी की, उनकी वजूद या उनका जो प्रभाव है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो जिनका जनाधार था वो लोग कहीं और चले गए हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हम लोग को अलग पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी। ख़ास तौर के मैं बोलूँगा कि हमने बाहर रहते हुए करीब सारे देश, करीब दुनिया में जितने मुल्क हैं मैं करीब जा चुका हूँ। कोई भी विकसित देश, कोई भी देश अभी तक विकास नहीं किया है जिसने 4 चीज़ों को नहीं हासिल किया हो, और ये 4 चीज़ें हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जिसको हमारे संदर्भ में आप कहिए पुलिस व्यवस्था कैसी है, और चौथी होती है मलाकाना हक, हमारे संदर्भ में कहिए भूमि प्रबंधन कैसा है। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो 2 पार्टियां थी राजद और कांग्रेस, ये इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही थी। तो अगर इन बुनियादी चीज़ों पे हमको ध्यान देना है और इनको हमें मुद्दा बनाना है और समझिए कि राजनीतिक बहस में लाना, केंद्रित करना है, तो एक अलग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत हुई। उसके साथ साथ इन पार्टियों का नेतृत्व कौन करता है? वही जिन्होंने या तो पार्टी बनाई उनके लोग नेतृत्व करते हैं, या जो पहले से धनी हैं या जो पहले से समझिए राजनीति में रहे हैं, वही लोग इसका नेतृत्व करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे समाज का वर्ग जो हाशिए पे ढकेल दिया गया है, उसमें हमारा समाज भी है, मुसलमानों का समाज है, दलितों का समाज है, गरीबों का समाज है, उन लोगों को क्यों नहीं हम नेतृत्व की जगह पे, ओहदे पे पहुंचाएं और उन लोग को भी आवाज़ बुलंद करें।
तो ये जो वर्तमान पार्टियां हैं ये नहीं दे पा रही थी। इसी ज़माने में पूर्णवासी जी बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, हमारे यहाँ अक्सर लौरिया आया करते थे और बातचीत से यही निकला कि हम लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं कि नया प्लेटफॉर्म बनाना, नई पार्टी बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण है और आसान नहीं है, पर इसमें हम लोग मेहनत करेंगे, आप जैसे नौजवानों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और अगर हम लोग को आशीर्वाद मिला लोगों को तो इसको लेके आगे बढ़ेंगे। आप तो राजनीति से दूर रहे हैं, आपने जो है वर्ल्ड बैंक में काम किया, फिर वित्त मंत्रालय में बतौर अधिकारी निदेशक रहे। पूर्णमासी राम जी जो आप जिनके साथ मिलकर के आपने पार्टी बनाई है, वो उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग है, लेकिन बावजूद इसके पॉलिटिकल नई पार्टी को खड़ा करना, उसको इस्टेब्लिश करना और उसमें लोगों को जोड़ना बहुत टफ टास्क होता है। ये जो आपको टास्क जो आपने लिया है या ख़ुद से जो है आप इसके लिए जो कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी आपके पास प्लानिंग क्या है? कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं? किस तरह से अभी तक पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है? देखिए, हमारी पार्टी को मान्यता इलेक्शन कमीशन से पिछले साल अगस्त सितंबर में आके मिली और उसके बाद सिंबल मिलते मिलते समझिए कि इलेक्शन के पास पहुंच गए थे हम लोग। तो जब इलेक्शन हुआ 2020 का तो हम लोगों को दिखाना था कि हमारी वजूद है, तो हमने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सीतामढ़ी में यहाँ सीटों पे हमारे प्रत्याशी कैंडिडेट थे। पहला चुनाव था, ये सीखने वाला चुनाव था। जाहिर है सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, ना मिलेगी। तो इस प्रयोग से, इस तजुर्बे से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अब इलेक्शन के बाद से हम लोगों ने पश्चिम चंपारण में पहले से कुछ संगठन हमारा तैयार हो गया था, पर पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी यहाँ संगठन नहीं है। अब पहले चरण में हम लोग संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोतिहारी में ज़िला स्तर पे, ब्लॉक में, प्रखंडों के स्तर पे और पंचायत के स्तर पे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे विचारधारा से सहमत हैं, नौजवान युग है, जो जुझारू नेतागण हैं गांव के क्षेत्र में, इन सब को जोड़े और समाज के सब श्रेणी और सब जाति से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो 4 चीज़ों, बुनियादी चीज़ों की मैंने बात कही, वो समाज की लड़ाई है और अगर अगले पीढ़ियों को अगर हमको अंधकार में नहीं ढकेलना है तो उसके लिए नौजवानों और सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इसी पे कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आसान नहीं है नई पार्टी के लिए, पर मेहनत करना हम लोगों का कर्तव्य है। कौन ज़्यादा टफ लग रहा है, पॉलिटिकल जिम्मेदारी या फिर जो आपने अभी तक जो इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं वो? मैं तो समझता हूँ राजनीति सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि अफसर भी जब थे, मैं IAS में था, तो वहाँ तो आप आदेश देते हैं, एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की कहिए, आपके अफसरान आपके लिए काम करते हैं और एक इमेज है। तो बहुत सारी चीज़ें कुर्सी के वजह से चीज़ें आसान हो जाती हैं। विश्व बैंक में जब था तो वो दुनिया अलग थी, आप बड़े बड़े मुद्दों पे ध्यान देते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कराते थे। जिस दुनिया के मुल्कों में हम काम करते थे वहाँ के औला अधिकारियों से बात होती थी, तो उनसे बात करना एक आसान होता है, पर वही बात गांव में जाके किसी को समझाना कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, स्वास्थ्य क्यों ज़रूरी है, ये आसान नहीं है। और मैं तो समझता हूँ राजनीति हमारे लिए सबसे कठिन चुनौती अभी तक हमारे जीवन की, पर इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ अंजाम निकलेगा। एक सवाल और, आप जो है बिहार योजना परिषद के सदस्य रहे हैं, आपने 2017 में जो है वहाँ से इस्तीफ़ा दे करके और फाइनली जो है सोशल और पॉलिटिकल क्षेत्र में पदार्पण किया। नीतीश गवर्नमेंट के आप जो है एक अंग रहे हैं,
इसके अलावा मनमोहन सिंह जी की सरकार में वित्त मंत्रालय जब उनके अधीन था, मनमोहन जी के, उसमें आप निदेशक थे, तो कहीं ना कहीं आपको इन लोगों के खिलाफ ही जो है अपना जो पॉलिटिकल स्टैंड है उसको रखना है। क्या लग रहा है आपको, जो है आपके लिए कितना ये सब चीज़ें जो है मुश्किल है या फिर आसान है? नहीं, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। व्यक्तिगत रूप से मैं नीतीश जी का बहुत सम्मान करता हूँ और उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं बिहार आके उनके साथ योजना परिषद में कुछ काम कर सकूं। हो सकता है अगर मैं योजना परिषद में उन्होंने हमें मौका नहीं दिया होता तो मैं चंपारण में जो काम करता हूं मैं नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमको उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर मेरा मानना है कि हालांकि उन्होंने 15 साल तक राज किया है, जितना विकास होना चाहिए और उन बुनियादी चीज़ों पे विकास होना चाहिए जिसकी हमने बात की, 4 बुनियादी चीज़ों पे, उस पे नहीं है। और फिर जहाँ वो जाके बैठ गए हैं, मैं तो समझता हूँ उन्होंने खुद अपने विचारधारा से विश्वासघात किया है। वो सोच में कभी आरएसएस या बीजेपी जैसे विभाजनकारी सोच से नहीं जुड़े हुए थे, पर आज उन्हीं के साथ ये बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे उनका समर्थन कर सकता हूँ? तो अब व्यक्तिगत रूप से फिर मैं कहूँगा, मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पर उनकी नीतियाँ और उनका जो कार्य हुआ है ज़मीनी स्तर पे, मैं समझता हूँ सही नहीं हुआ है और वो अपने सही जगह पे उनको वापस आ जाना चाहिए और अपने नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ अखबार में विज्ञापन पढ़ते रहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। नीतीश जी, अगर इन जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और आरजेडी, इनसे अगर अलग होते हैं तो क्या आपकी नज़र में नीतीश जी एक फेवरेबल होंगे आपके लिए? फेवरेबल तो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। मैं यही कहूँगा कि नीतीश जी से निराश हो गए हैं लोग, क्योंकि उन्होंने अपने विचारधारा से विश्वासघात किया था। वो सही जगह पे नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि उनको सही जगह पे आ जाना चाहिए। राहुल गुलेज हुदा साहब, जब राजनीति की बात होती है, ख़ास तौर से बिहार की राजनीति की अगर बात करें, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इससे पहले हमने इस चुनाव में देखा कि विधानसभा चुनाव में एक पुष्पम प्रिया चौधरी जो एक सोशल मीडिया की एक आइकॉन के रूप में उभरी थी, लेकिन उनका भी जो है संगठन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, या तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो है लोगों ने तवज्जो नहीं दी। तो यहाँ पे संगठन बेस्ड चुनाव होते हैं बिहार में, और जिस तरह से जिस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व है उस हिसाब से लोग कैसे आप से जुड़ रहे हैं। संगठन आपका उतना मजबूत नहीं है, इसको मजबूत करने के लिए किस तरह की मेहनत आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो प्रखंड लेवल और प्रखंड स्तर पे और पंचायत स्तर पे हम लोगों को चुन रहे हैं। जैसे हमने कहा, पश्चिम चंपारण में काफ़ी हद तक हमारा संगठन है काम, और उन्हीं के ज़रिए हम लोगों को आगे और भी लोगों को जोड़ना है। देखिए, सिर्फ मैं समझता हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया बहुत ही एक प्रभावशाली और ताकतवर एक मीडियम है, पर ज़मीन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि आप सुख दुख के दिन उनके साथ रहिएगा। उनको कोई परेशानी होगी, कोई मजबूरी होगा तो आप उनके साथ खड़े रहिएगा। और जैसे हमारे प्रशासन चलता है, यहाँ लोगों को आए दिन मुश्किलें आती हैं, तो आपको 2 स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो जो रोज़मर्रा जो परेशानियाँ लोगों पे आती हैं उनको हल करने के लिए आपको टीम बनानी होगी, और दूसरा एक समझिए कि एक बुनियादी परिवर्तन लाने में, बुनियादी तब्दीली लाने में, कि वो परेशानियाँ ना हो। मसलन हमने सुरक्षा की बात की, पुलिस की बात की, तो 2 स्तर पे आप देखिएगा तो पहले स्तर पे है, लोग कहेंगे कि हम पर झूठा केस लगा है, हमने FIR दिया है, कोई रजिस्टर नहीं कर रहा है, या गलत केस में फंसा के हमें अरेस्ट किया जा रहा है, तो आप हस्तक्षेप कीजिए इसके थाना के स्तर पे या बड़े हाकिम से बात कीजिए। तो यहाँ भी आपको कुछ मदद करनी पड़ती है।
पर एक दूसरा स्तर होता है कि आप ऐसे बुनियादी बदलाव लाए पुलिस तंत्र में कि जो नीचे ये लोग काम करते हैं वो प्रशिक्षित लोग हैं, वो मोटिवेटेड लोग हैं, वो सही काम करें। उनके भी बहुत सारी परेशानियां हैं। 8 घंटे से सब 12 घंटे 14 घंटे उनसे काम लिया जाता है। उनकी परेशानियां, उनके भी बेटों बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, उनके रहने के लिए सही जगह नहीं है, उनके पुलिस थाने में वैसे सुविधाएं नहीं है जहां महिला पुलिसकर्मियां काम कर सके। तो वो जो बुनियादी तब्दीली है उसको राज्य स्तर पे जाके करना ठीक होगा और दोनों को करना होगा और ये काम करके सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके इस मैसेज को बाहर देना होगा। तो आप कॉन्फिडेंट हैं पूरे कि जो है आप एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेंगे इस क्षेत्र में? कोशिश इसी की है, भविष्य बताएगा कि हम लोग सफल हुए कि नहीं हुए हैं। हमें राजनीति में आना बहुत ही समझिए कि हमारे तरफ से अपने वक्त का, अपने पैसे का, अपने संसाधनों का सबका इस्तेमाल हो रहा है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं लौरिया में बैठ के राजनीति करके, मैं दुनिया के किसी शहर में रह सकता हूँ। पर एक आक्रोश भी है और एक जज्बा भी है। आक्रोश इसलिए है कि जो संभावनाएं हैं हमारे समाज में, अगर हम उन संभावनाओं के तरफ अपने युवा लोगों को नहीं बढ़ाते हैं तो उनका फिर भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और दूसरा है कि हम यहीं के फसल हैं, यहीं के उपज हैं, तो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा। देखते हैं आगे क्या निकलता है अंजाम इसका। सर एक सवाल और जो है आपको पीछा करेगी, चूँकि मौजूदा परिवेश में जो राजनीति है वो थोड़ा सा बदली हुई राजनीति है। आप इस पार्टी के संस्थापक हैं और मुस्लिम हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम चेहरों की जो एक्सेप्टेंस है वो उस तरह से रहेगा? देखिए, ये आपने मुद्दा उठाया, बहुत सही मुद्दा उठाया है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मुसलमानों को राजनीति में हाशिए पे ढकेल दिया गया है। बहुत जगह मुसलमान राजनीतिक क्षेत्र में अछूत बन गया है। हम तथाकथित सेकुलर पार्टियां भी अपने साथ आपको लेके घूमना पसंद नहीं करती हैं कि लोग दूसरे नाराज़ हो जाएंगे। तो एक तो ये बीमारी है। दूसरी तरफ है कि हमारे लोग भी इस बहकावे में आए हैं कि कोई भी खड़ा होकर झंडा हिलाता है कि भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, तो भेड़िया जैसे जहां ये कहते हैं हम जाके वोट दे देते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारे समाज से भी लोगों को आगे आना चाहिए और एक समझिए कि जो मिली जुली समाज है उसको आधार बना के हमें राजनीति करनी चाहिए। हम कोई विशेष फ़ायदा नहीं चाहते। हमें तो जो अधिकार है हमारे संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वही अधिकार हमें चाहिए। पर अगर हम इस सक्षम हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, हमारे समाज के मुसलमान युवा सक्षम हैं, तो उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और ये हराने वाली बात हम लोग को छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आप मुसलमान वर्ग जो है भाजपा को हराते हराते खुद हार गया है। हम अपने सब मीटिंग में कहते हैं कि आप हारने की बात मत कहिए, आप जीतने की बात कीजिए। हमारे भी हक हैं, हमारे अधिकार हैं, हम मेहनत करेंगे, हम जीतेंगे। और अगर जब आप जीतिएगा और आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो जिसको आप हराना चाहते हैं वो खुद हार जाएगा। अभी तो आप सिर्फ बोली देते हैं हराने के लिए और वो 2-3 पार्टियां आपको हाँक के एक तरफ ले जाती हैं और फिर आपको कुछ मिलता नहीं है। बीजेपी की विचारधारा को हराना ज़रूरी है, विचारधारा को, पर उसके साथ साथ अपने विकास के लिए भी, समाज के विकास के लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। तो वैसी राजनीति करें, अपने लोगों को जिताएं, अपने विकास के बारे में सोचें, मिली जुली समाज के हर वर्ग को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे में यहाँ भी एक जो है बिखराव दिखता है कि जैसे आपने एक अलग पार्टी बनाई जनसंघर्ष दल के रूप में, ओवैसी हैं देश के जो बड़े मुस्लिम लीडर के रूप में देखे जाते हैं,
तो वो भी अपनी एक पार्टी बना करके जो है पूरे देश में अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मुस्लिम वर्ग या दलित वर्ग की जो राजनीति होती है उसमें भी बिखराव है? देखिए, ओवैसी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ओवैसी साहब सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करते हैं। वो भी समाज, अपने समाज के लिए कैसे आगे बढ़े, तालीम में कैसे आगे बढ़े, विकसित कैसे हो, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो अच्छा काम है। पर मेरे समझ में उनकी राजनीति कुछ कुछ इलाकों में सीमित रह जाती है। जैसे सीमांचल में वो सफल हैं, हैदराबाद में सफल हैं, हो सकता दूसरे इलाकों में भी सफल हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आपकी आबादी कम हो, मैं नहीं समझता हूँ कि आप मिली जुली समाज से हट के राजनीति कर सकते हैं। अगर सही माने में, और आपने मुसलमानों के बारे में ख़ास तौर से पूछा, मेरा विश्वास है कि जैसे चंपारण ज़िला है, गोपालगंज है, जहाँ भी है, मुसलमानों को भी मिली जुली समाज के आधार पर राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि जो 4 मुद्दे हैं विकास के, ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। हमारे जो भाई हैं दूसरे धर्म के, उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुसलमानों के लिए है। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारी अगर राजनीति जो मिली जुली समाज के आधार पे हम आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, तो अगर वही सफल हो तो मैं उसी रास्ते को मैं अपना के आगे बढ़ना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं ये आपका तजर्बा इसमें मायने रखता है, क्योंकि बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे उस तरह की राजनीति जो ओवैसी करते हैं वो नहीं चलेगी, तो इसलिए आपने जो है वो एक विकल्प देने की कोशिश की है। हुदा साहब, हम आपसे कुछ आपके व्यक्तिगत लाइफ से जुड़े सवाल करना चाहेंगे। 77 में आप IAS बने और बहुत सारे मुकाम आपने हासिल किए, देश दुनिया में नाम किया। अपने बारे में कुछ बताएं, उन दिनों के बारे में, और उस समय जब आप विश्व बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर थे या फिर वित्त मंत्रालय में काम करते थे, तो अपने अनुभव को कुछ साझा कीजिए। मैं, जैसे आपने कहा, IAS में आया शिक्षा के बाद। मेरी पहली पोस्टिंग आसाम में थी। मैं DM, DC, हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर कहते हैं आसाम में, वो मैं तेजपुर एक शहर है, डिब्रूगढ़, इन ज़िलों में था। और वो भी एक तरह से बहुत ही डिब्रूगढ़ के आप DM थे? डिब्रूगढ़ के DM थे, तेजपुर के DM थे, और एक और जगह करीमगंज है, वो पुराना सिलेट डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होता था, वहाँ SDO थे, आजकल डिस्ट्रिक्ट बन गया है वो। तो वो भी बहुत कठिन समय था आसाम के लिए। वो ये छात्र संघर्ष चल रहा था उस ज़माने में, आंसू का, ये जो फॉरेनर्स एजिटेशन था, तो बहुत मुश्किल का वक्त था। और बहुत चीज़ नज़दीक से हमें देखने का मौका मिला। और नेहरू ने एक किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ज़मीनी हकीकत की डिस्कवरी हमारी DM रहते या SDO रहते हुए ही हमने देखा। आसाम में था तभी ज़िला के बाद सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमको अमेरिका भेज दिया 86 में इकनॉमिक्स में पढ़ने के लिए। तो मैं ग्रेजुएट डिग्री एक अमेरिका से हासिल किया, सरकार ने भेजा था। वापस आया, उसके कुछ दिनों के बाद ही वित्त मंत्रालय में हमारी पोस्टिंग हो गई। और हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ही बुनियादी परिवर्तन आया था उस ज़माने में। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला, बहुत ही बुद्धिमान लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मनमोहन सिंह जी बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री हैं। मोंटेक्सी कालूवालिया साहब हमारे सीधे बॉस हुआ करते थे, बाद में जाके वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के बने। बहुत करीब से काम किया, मेहनत किया। शायद इसी को देखते हुए मनमोहन सिंह जी ने हमको विश्व बैंक भेजा, नहीं तो मैं कैसे पहुंचता विश्व बैंक में। तो उन्हीं का रिकमेंडेशन था, उन्होंने हमें भेजा वहाँ।
विश्व बैंक में तो समझिए वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही अलग थी। शुरुआती दौर में मैं वाशिंगटन अमेरिका में था, सारे दुनिया में जाता था, हवाई जहाज़ों में बहुत वक्त गुज़रा है हमारा एयरपोर्ट होटल में, और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। मैं अलग अलग जगहों पे मैंने काम किया है। वाशिंगटन के बाद कुछ अरसे के लिए मैं मिस्र में था, इजिप्ट में, कायरो में था। वहाँ से जितने मिडल ईस्ट का काम होता था वहाँ देखता था। कुछ दिन मैं दुबई में था, पाकिस्तान का देखता था काम, ईरान, पाकिस्तान बहुत बार जाने का मौका मिला। आखिर में मैं इस्तांबुल चला गया, वहाँ से सेंट्रल एशिया और यूरोप का काम होता था। तो बहुत अच्छा लगता था, और पर एक ख्वाहिश थी कि भाई जहाँ मैं काम कर रहा हूँ हमारे लोग से हम बहुत दूर हैं। सारे काम अंग्रेज़ी में होते थे और बड़े बड़े होटल में होते थे और बड़े बड़े लोगों के साथ होते थे। तो जहाँ से शुरुआत हुई थी ज़िंदगी उसी के बारे में मैं नहीं जानता था। तो इसीलिए जब मैं आया 2014 में हिंदुस्तान वापस, तो फिर चंपारण आने लगा, और उसके बाद की तो आप कहानी सुन ही चुके हैं हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपकी जो है बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आपने जो है बहुत अपने ज़िंदगी में उस कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है जो आजकल के हर युवा चाहेंगे कि उस तरह का बनना। हम उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी पार्टी जो है अच्छा करे और आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, HTV न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके शो में मैं आऊँ और आपसे बात करूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे गुलेज हुदा साहब जिनसे हम बात कर रहे थे। अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए HTV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।